हमारे बीच में आज के इस संवाद के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ब्रिजलाल जी हैं, हमारे माननीय सांसद, प्रख्यात भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, पूर्व महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस, विभिन्न पदकों एवं सम्मानों से सुसज्जित पुलिस अधिकारी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं हमारे राज्यसभा सांसद। मैं आपकी तालियों के बीच में आज के इस संवाद का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछते हुए कि उत्तराधुनिक युग में सामाजिक सरोकार और उसके प्रति सजगता कितनी शाश्वत है या उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, और इस विषय पर अपना विचार हम सबके समक्ष साझा करें। हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री ब्रिजलाल जी। मेरठ से मेरा बड़ा पुराना लगाव है। यहाँ मैं 30 बरस पहले आया था। यहाँ का एसएसपी 3 जुलाई 1991, और मैं एक तमाम ज़िलों में रहा। एसएसपी आगरा रहा, इटावा रहा, जालौन रहा, इलाहाबाद रहा, सहार कप्तान लखनऊ रहा, पीलीभीत, तमाम ज़िलों में रहा। डीआईजी आईजी रहा, डीजीपी रहा। लेकिन मेरठ के लोगों में जो प्यार है, मोहब्बत है, और कुर्सी के हटने के बाद जो याद रखता है शहर, वो है मेरठ। भाई स्वतंत्र रस्तोगी जी बैठे हैं यहाँ। माननीय अतुल कृष्ण जी ने जब हमसे कहा तो मैंने कहा प्रबुद्धजनों को बुलाइए, मित्रों को बुलाइए, और वहाँ आकर के मेरी वो यादें ताज़ा होती हैं जब मैं यहाँ एक उस चैलेंज के समय आया था, जब सांप्रदायिकता पीक पर थी। मेरठ में 2 सांड लड़ जाते थे, लगता हो गया, और भगदड़ मच जाती थी। मैं बुद्ध की नगरी का, क्योंकि आज भगवान बुद्ध के इसमें बोल रहा हूँ, मैं भगवान बुद्ध की नगरी सिद्धार्थ नगर का हूँ। आप लोग कम जानते होंगे, मैंने इसको पार्लियामेंट में उठाया। एक जगह है वहाँ पिपरावा। 1972 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डॉक्टर के एम श्रीवास्तव और हिस्ट्री के एक रीडर गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उन्होंने ऊंचे ऊंचे टीले थे, वहाँ खुदाई शुरू की। वो जगह है, उस तरफ लुम्बिनी है नेपाल का। मेरा घर नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर स्तूपा निकला, महल निकल आया, और एक यहाँ बुद्ध काल का राइस है, जो बुद्धा राइस के नाम पर मैंने बहुत काम किया सांसद होने के बाद, और बुद्धा राइस के नाम से वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वहाँ खुदाई में वो चावल मिले कार्बोनाइज्ड, और वो जो स्तूपा मिला, उसको जब काटा गया तो उसमें भगवान बुद्ध की अस्थि मिली पत्थर के पात्र में। और वहाँ कार्बन डेटिंग से इसे ये सिद्ध हुआ कि असली बर्थ प्लेस जो है भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ नगर है। और वो जो है अस्थि इसमें दिल्ली म्यूजियम में है। और उसी पर 1988 में बस्ती ज़िले के जो नेपाल बॉर्डर का सीमा है, उसको उससे हटा करके नया ज़िला बना सिद्धार्थ नगर। भगवान बुद्ध के नाना जी का घर था, देवदा है, बगल में महाराजगंज है, जो कभी गोरखपुर का हिस्सा होता था, महाराजा अंजन देव, ये इनके नाना थे। और वो कोली वंश के थे, कोरी और कोली वंश के, और भगवान बुद्ध जी शाक्य वंश के थे। और मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी कोरी हूँ। तो इसलिए मैं इनके घर का हूँ। मेरे घर से कपिलवस्तु मात्र 12-14 किलोमीटर दूर है। मैंने, आप देखेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट पर पर्यटन के हिसाब से बहुत काम हुए। और जब मैं एसएसपी आगरा था, फिर डीआईजी आगरा था, क्योंकि सब लोग केवल ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, केवल इसी चीज़ पर ध्यान दिया जाता था। तो मैं उस समय एसएसपी था, तो माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब टूरिज़्म मिनिस्टर होते थे। मैंने कहा सर, हमारे बुद्धिस्ट सर्किट का भी ध्यान दे दीजिए, हमारे ज़िले का सिद्धार्थ नगर का। तो उसमें आपको जानकार से वो होगा, खुशी होगी कि मोदी जी ने अभी 15-20 दिन पहले, प्रिसाइजली पिछले महीने 20 तारीख को
कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और अब बुद्धिस्ट कंट्रीज़ के लोग सीधे वहाँ फ्लाइट, और पहली फ्लाइट आई श्रीलंका से। माननीय मोदी जी को सिद्धार्थनगर में भी आना था, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरा नोडल डिस्ट्रिक्ट है। तो माननीय जोगी जी पहले जाते हैं जहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, पहले अपनी विजिट हुई। तो मैंने उनसे एक राय रखा, मैंने व्यवस्था कर लिया था। मैंने कहा सर, मैंने एक व्यवस्था किया, एक काला नमक राइस है, काला नमक चावल, जो भगवान बुद्ध का महाप्रसाद है, बुद्ध काल का राइस है। और इसके लिए मैंने, चूँकि मेरे ज़िले का है और ये 11 ज़िलों में पैदा होता है, इसका मेन केंद्र है सिद्धार्थनगर, उसका अरोमा, उसकी मेडिसिनल वैल्यू, उसमें जानते हैं अभी कोई हम कहें डॉक्टर साहब बैठे हैं कि चावल शुगर फ्री है, तो लोग कहेंगे ये पूर्व पुलिस अधिकारी ये क्या बेवकूफ़ बना रहा है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 49, और जो 55 से लेस होता है दैट इज़ कॉल्ड शुगर फ्री। जिंक उसमें है 0.4 mg पर 100 ग्राम, बाकी राइस में 0.1 से कम होता है। उसमें आयरन 0.3 mg पर 100 ग्राम, जबकि और में 0.1 होता है। प्रोटीन ऑलमोस्ट दाल के बराबर 10-11%, और उसकी अरोमा ज़बरदस्त कहा जाता है। भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वो आए, और एक मुडिला गांव है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर, तो वहाँ गए, तो वहाँ लोग हमारे राजकुमार आए हैं, बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तो उन्होंने प्रसाद दिया, धान दिया, काले रंग का धान, और उन्होंने कहा ये आप लोगों को हमारी याद दिलाएगा। और वो उसका रंग धान का काला है, चावल में ज़बरदस्त अरोमा है, और उसके सामने बासमती कहीं नहीं टिकता। तो वो चावल जो है, तो मैंने महाराज जी से कहा, डॉक्टर रामचेत चौधरी हैं, 25 देशों में रहे हैं, गोरखपुर के हैं, तो मैंने उनसे बात किया। हमारा उनका विचार था, लेकिन वो बेचारे गए अधिकारियों से मिलने। एक साइंटिस्ट की कौन सुनता है, फ़ोन कौन उठाता है। मैंने कमिश्नर को फ़ोन किया, मैंने कहा मुख्यमंत्री से बात कर लूँगा। आधा किलो का पैकेट, खूबसूरत पैकिंग में, उसकी क्वालिटी, और नाम रखा भगवान महाबुद्ध का महाप्रसाद। और उसको मैंने करके और कहा कि जैसे हवाई जहाज़ से उतरें तो उनको एक एक प्रसाद ही दिया जाए। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा सर ये व्यवस्था मैंने करा दिया, उनको बहुत पसंद आया। और जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट आई और बुद्धिस्ट टूरिस्ट उतरे, तो उनको एक एक भगवान बुद्ध का प्रसाद। और इतना हुआ कि 3 एम्बेसडर लाओस, म्यांमार, कंबोडिया वो पहुँचे, और डॉक्टर रामचेत चौधरी जो हमारे बुज़ुर्ग मित्र हैं उनको बुलाया कि साहब हमारे यहाँ इसको एक्सपोर्ट करिए। तो इस पर हमने, जब मैं सांसद हुआ तो मैंने इसके काम करना शुरू किया। और अभी इसी शुक्रवार को मैंने राज्यसभा में स्पेशल मेंशन रखा था, और मैंने इसलिए कहा ये भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और उस स्पेशल मेंशन में मैंने कहा कि साहब हर फसल की अपना होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बासमती जो आम तौर पर हम जानते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका एरिया वेस्टर्न यूपी के 24 ज़िले, उत्तराखंड, रूरल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो ये है। और इसके लिए आपके मेरठ में एक संस्था है मोदीपुरम में, BDF, बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन। इसमें ग्रोवर्स, बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स, मिलर्स सभी जुड़े हैं, और बहुत पुरानी संस्था है। और इसने काफ़ी काम किया, 160 देशों को हम बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन काला नमक जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर MS में मैंने कल ये बात बोली थी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कहा है पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर। तो उन्होंने कहा जब तक स्पेशलिटी राइस पैदा नहीं करोगे तब तक किसान गरीब रहेगा, क्योंकि राइस ऐसी क्रॉप है कि तमाम इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं करती। गेहूँ उसमें दलिया बनता है, मैदा बनता है, ब्रेड बनता है, पास्ता बनता है, चना है, उसमें सब चीज़ बनता है, मिठाई बनती है, बेसन बनता है। तो जब तक स्पेशलिटी राइस, तो मैंने ये रखा कि सर हम लोग तो बड़े गरीब क्षेत्र के हैं, और भगवान बुद्ध का है, ये बुद्धा ब्रांड राइस है। पिछले साल 35 मीट्रिक टन सिंगापुर को एक्सपोर्ट हुआ। और इसको जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वो आपका बासमती पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पसंद करते हैं मुलायम राइस। बासमती का
एक होता है अमाइलोज 24 है, और काला नमक का 19 है। काला नमक ठंडा भी हो जाए तभी मुलायम रहेगा। तो दे लाइक सॉफ्ट राइस। तो ये जो है, मैंने इस बात का मुझे फ़ख्र है, महाराज जी ने मेरे ज़िले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इस बुद्ध भगवान के राइस को रखा। 12 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अभी शुरू हो गया है और हम बुद्धिस्ट कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक मेरी मांग में कृषि मंत्री जी से मिला कि साहब इस भगवान महाबुद्ध के प्रसाद को आगे बढ़ाया जाए और बासमती की तरह BDF की तरह KDF बनाया जाए, काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन। तो उस पर काम चल रहा है और काफ़ी हम 75% काम कर चुके हैं। इरिगेशन का अंग्रेज़ों ने इसकी खेती की है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, कभी गोरखपुर गए हो आप, एक स्टेशन है पीपीगंज, SW पेपे, उन्होंने 1848 में काला नमक चावल का टेस्ट लिया था। वो सबसे बड़े जमींदार थे। मिस्टर कैंपियर, उनके नाम पर कैंपियर रजिस्ट्रेशन है। मिस्टर फेरेंड, उनके नाम पर फरेंदा है। ब्रिजमनगंज नाम हो गया हिंदीकरण, वो है ब्रिजमैन। और हमारे सिद्धार्थ नगर में एक ब्लॉक है बर्डपुर, जो काला नमक का केंद्र माना जाता है। तो अंग्रेज़ों ने इसकी देखा महत्ता और उन्होंने इसको पैदा किया और पैदा करके ब्रिटेन भेजते रहे। आज़ादी के बाद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो उन्होंने रिजर्वायर बनाए थे वो मछली मारने वालों को दे दिया गया। तो मैंने महाराज जी से करके योगी आदित्यनाथ जी से कि महाराज जी ये 4-5 लाख रुपया रेवेन्यू मिलता साल में, प्लीज़ इसको बंद करिए, क्योंकि वो मछली वाले पानी निकाल देते हैं, मछली पकड़ लेते हैं और किसानों को पानी नहीं मिलता। वो मैंने सब अभी बंद करा दिए और जो नहरें थी उनकी वो दोबारा ड्रेजिंग हो रही है। और काला नमक का एक वो करने, मैंने कहा साहब ये भी, और स्पेशली हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ को लोग इसमें लाभान्वित होंगे। तो ये मैंने अभी परसों ही KDF की बात की है। और ये हमारा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। लेकिन चूंकि अभी 1972 में हुआ, श्रावस्ती बहुत बढ़िया, वहाँ लोग जाते हैं। कुशीनगर तो खैर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। मैंने ये भी डिमांड किया कि साहब ये कुशीनगर से मात्र करीब 125 किलोमीटर है, ज़मीन है, वहाँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी भी बन गई है। बगल में लुम्बिनी है, लुम्बिनी में कोई सुविधा नहीं है, लोग भैरहवा में आते हैं, वहाँ से उतरते हैं तब आते हैं। अभी हमारी महामहिम गवर्नर गई नहीं, वहाँ 3 दिन बिताया कपिलवस्तु ने। तो मैंने कहा यहाँ एक हेलीपैड बना दिया जाए। रोड माननीय गडकरी जी ने बस्ती से बहुत अच्छी सड़क कपिलवस्तु तक बना दिया है। रेलवे लाइन का भी प्रपोजल, उसको भी पार्लियामेंट में उठा चुका हूँ। और मैंने कहा हेलीपैड हो जाए तो ये भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थली है, यहाँ लोग आएंगे और यहाँ जब सुविधा हो जाएगा तो लोग जो है लुम्बिनी जो जाएंगे वो हमारे यहाँ से जाएंगे, तो उस एरिया में टूरिज़्म डेवलप होगा, विकसित होगा। और आज भी बुद्धिस्ट टूरिस्ट वहाँ आते हैं, लेकिन सुविधाजनक होगा तो काफ़ी संख्या में आएंगे। दूसरा चीज़, अभी परसों पार्लियामेंट में बात और उठी थी, जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, उस ज़माने में पूरी दुनिया के विद्वान आते थे और बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा केंद्र था, पढ़ाई का, शिक्षा का, रिसर्च का। लेकिन मुस्लिम आतताई बख्तियार खिलजी, उस मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया गया, महीनों जलता रहा, ख़त्म कर दिया हमारी कल्चर को। अभी जो मांग उठी, अब भी तमाम मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी हैं जो अंग्रेज ले गए, उन्होंने रखा है, अमेरिका में रखा है। तो कल हम लोगों ने ये मांग उठाई कि साहब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है बुद्धिज़्म का, इसको हम वापस लाएं। हमारी धरोहर है और इस धरोहर को ला करके हम लोग करके और इसको इस्टेब्लिश करके पुनः इसको जो बुद्धिज़्म का नालंदा में फला फूला पूरे विश्व में उसको हम लोग स्थापित करें। अभी देखिए तमाम बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर अटैक हो रहे हैं। तिब्बत वहाँ के धर्मगुरु दलाई लामा जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, कौन कर रहे हैं उस पर? कम्युनिस्ट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट, वामपंथी। वियतनाम पर अटैक किसने किया? चाइना। अफगानिस्तान जो पहले हिंदू कंट्री था, फिर बुद्धिस्ट कंट्री, और बामयान बुद्धा को ध्वस्त कर दिया गया। तो तमाम ऐसे जगहें जहाँ इस कल्चर को, बुद्धिज़्म को, लेकिन भगवान बुद्ध का ये धर्म जो है, ये धम्म जो है, ये पूरी दुनिया में आज है। और स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं,
वहाँ तमाम जगह ये राष्ट्र धर्म है। तो हम कपिलवस्तु को उसको और विकसित कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस जन्म स्थान को इनको और डेवलप किया जा सके। क्योंकि भगवान बुद्ध का एक संदेश ऐसा था जो आज हम लोग उससे वर्ण व्यवस्था से निकल करके जाति व्यवस्था में आकर के और गुलाम बनने का जो कारण बना, भगवान बुद्ध का ये संदेश होता तो शायद ये नहीं होता। वर्ण व्यवस्था हमारी अच्छी थी, उसमें हमें ऑप्शन था, हम शूद्र हैं तो करके हम पढ़ लिख लिए हम ब्राह्मण हो जाए, क्योंकि वो कार्य का बंटवारा था। हम अगर फिटफाट हुए तो हम क्या बन गए? क्षत्रिय। मैं कहता हूँ मैं पैदा तो शूद्र हुआ था, लेकिन मैं कर्म से क्षत्रिय हूँ, क्योंकि क्षत्रिय बनने के लिए मैंने कंपटीशन दिया, इंडियन पुलिस सर्विस, ट्रेनिंग किया, हथियारों का प्रशिक्षण, और तो मैं क्षत्रिय बन गया। वैश्य बिजनेस करने वाला, और ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा, तो पहले इनमें, लेकिन जब ये एक वर्ग को जो उसमें रहे उनको सुविधा मिलने लगी, उनकी महत्ता बढ़ी, तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा नालायक होगा तब भी वो ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय ने कहा मेरा बेटा तो क्षत्रिय, वो जाति व्यवस्था में बदल गई। वैश्य ने कहा वो होगा, और सबसे बड़ा गरीब तो दलित ही था, और तमाम इसमें अत्याचार हुए। भगवान बुद्ध का संदेश था समता का, सद्भाव का, बराबरी का। वहाँ कहीं जाति बिरादरी, छूत अछूत, अवर्ण सवर्ण कोई नहीं था। और जब ये एक स्वार्थ के, मानव स्वार्थ के कारण वो वर्ण व्यवस्था जब जाति व्यवस्था में बदल गई, तो उसका खामियाजा हमने भुगता। आप इतने वर्ष मुसलमानों के गुलाम रहे, हमारी संस्कृति पर हमले हुए, हमारे मंदिरों पर, हमारे बुद्धिज़्म के सेंटरों पर हमले हुए, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया। अंग्रेज आ गए, उनके हम गुलाम रहे। तो ये हमारी व्यवस्था जो रही है कि भगवान बुद्ध का संदेश पर हम चलते तो आज स्थिति ये नहीं होती। और मैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने सुभारती विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था की बुद्धिस्ट स्टडीज़ का, जिससे लोग समझें और अपनी बात चाहें। अब मैं अगर अपने किताब के बारे में नहीं कहूँगा तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं होगा। अभी मैं बोल रहा था वो पॉलिटिकल कार्यक्रम था, लेकिन मैं यहाँ पॉलिटिकल नहीं, यहाँ मैं ब्रजलाल हूँ। एज ए मेरठ का मेरा अपना लगाव, और एक पूर्व पुलिस अधिकारी। कोई हमको नेताजी कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं एक ब्यूरोक्रेट रहा हूँ और पौने 38 वर्ष वर्दी पहनी है, तो वर्दी तो उतर गई है रिटायर होने के बाद, लेकिन कर्ण के कुंडल और कवच की तरह से वो मेरे बॉडी में एम्बेडेड है। ये किताब मैंने, आप कहेंगे मैं 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विसेज, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज, और 2 मेरे पास हैं रेयर मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, और दोनों ही आपके मेरठ की हैं। जब मैंने बारात बनाकर तेजपाल गुर्जर को मारा था, और उस पर हमारी दूसरी किताब आ रही है पुलिस की बारात, उसको वेट करिएगा। उसमें पूरा वेस्टर्न यूपी का क्राइम, ईस्टर्न यूपी का विद डेट, हमारा रिसर्च बुक है। तो आप कहेंगे ये गोली चलाने वाला अफसर एकाएक जो है हाथ में कलम ले लिया माननीय पवार साहब की तरह से। तो ये किताब मैंने, हमें 2012 एक परिस्थिति पैदा होती है जब आदमी, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा। 2012 में जो डीजीपी से हटा दिया गया और मुझे डायरेक्टर पुलिस एकेडमी भेज दिया गया। मैं हिटलिस्ट में था, मुझे एक गन्नर नहीं दिया गया अखिलेश सरकार ने, तो मैंने आर्मरी से AK-47 निकाली और फिर मेरे गाड़ी होती थी, मेरे बिस्तर पर होता था। काम बहुत कम था, लेकिन मैं तभी पढ़ाता था। मैंने कोई DG रैंक अफसर पढ़ाता नहीं, मैं तो मेरे अपने डिप्टी SPs को, इंस्पेक्टर को पढ़ाऊंगा, मैं क्लास लेता था। तो मैंने कहा और लिखूं, समय है, तो मैंने लिखना शुरू किया। फिर 2012 में ही भारत सरकार ने मेरी क्षमता को देखा। सिंधे साहब गृह मंत्री थे, 3 अक्टूबर 2012 को बुलाया, बोले ब्रजलाल जी आपके बारे में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, भारतीय खुफिया एजेंसीज ने बहुत बताया है, तमाम ऑपरेशन आपके किए हैं जो मैं आपके शेयर नहीं कर सकता सीक्रेट, तो आपको मैं देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स DG CRPF बनाता हूँ। मैंने कहा सर आपने बड़ी कृपा की, आज तक कोई दलित केंद्रीय सेना फोर्सेज में नहीं बना और मैं पहला हूँगा। और मैंने एक चीज़ और कहा,
मैंने कहा मैं नहीं आया तो नहीं कहूँगा कभी कोई दलित नहीं आएगा, लेकिन मुझे 15-20 साल तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लेट एज में आते हैं। मैं 22 साल की एज में आया था एमएससी करते करते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और मेरा कैरियर आउटस्टैंडिंग कैरियर। तो कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने बात किया पॉलिटिकल बॉसेस से, हमसे कहा जाओ बात कर लो। हम गए, कहें हाँ डीजी साहब आपको छोड़ देंगे। लेकिन कुछ मेरे ही मित्र अखिलेश जी से मैंने कई बार टाइम मांगा, उन्होंने टाइम नहीं दिया। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि डीजी साहब छोड़ देंगे। फिर हमारे कुछ मित्र गए, बोले साहब इसको छोड़िएगा नहीं, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट IPS ऑफ द कंट्री, और ये DG CRPF बनेगा, 2 साल और रहेगा, और कहीं आपको 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे रिलीव नहीं किया गया। तो फिर भारत सरकार ने लिखा कि इनको खतरा है, तो मुझे लखनऊ लाया गया। फिर DG सिविल डिफेंस पद पर रहा। फिर मैंने लिखना शुरू किया, और ये किताब हमने, देश हमारा आज़ाद हुआ, इसमें सबका योगदान है। हिंदू मुसलमान, मुसलमान कौन है? थोड़े से हैं जो नहीं, सब हमारे हैं। हमारा DNA उनका है, एक ही DNA है। उनको कन्वर्ट किया गया, कुछ लालच में हुए, ज़्यादातर तलवार के दम पर हुए। और मेरी कम्युनिटी भी अपनी किताब में थोड़ा सा लिखा है मैंने कि मेरे पुरखे भी रहने वाले थे भगवान बुद्ध का जो नाना का जगह है देवदा, वहाँ के, और हमारे 5वीं पीढ़ी के 6वीं पीढ़ी के मुझे नाम मालूम है, मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर जगन्नाथ कोरी। जब औरंगजेब का शासन आया तो उन्होंने कहा कोरी तो बुनकर था, कपड़े बुनने वाला था, कपड़े पहनाया, या तो मुस्लिम बन जाओ या पेशा छोड़ दो। कोरी के पास कोई पेशा नहीं था कि और कपड़े बुनने का, खेती भगवान भरोसे, जमींदार जो चाहे वो ले ले। तो उन्होंने कहा, तो जो कन्वर्ट हो गए वो जुलाहे कहलाए, जो आज अंसारी हैं। और हमारे पुरखे वहाँ से भाग आए और आ करके नेपाल बॉर्डर के, जहाँ मेरे घर से अब भी मात्र 1 किलोमीटर पर जंगल है, वहाँ आकर बसे, वहाँ हुए। तो वहाँ से तो इस तरह से सबका योगदान रहा। लेकिन मुग़ल शासकों ने अत्याचार किए, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। और हमारी कौम खासकर कोरी, इसलिए आप देखेंगे संत कबीर नगर, मऊ, बनारस जो कन्वर्ट हो गए, उनका पेशा आज भी कपड़े का है। और हमसे हमारा पेशा, जो सबसे ज़्यादा मुग़लों ने किया अत्याचार, जिसका खामियाजा कोरी सबसे गरीब है दलितों में, जिसमें से मैं भी हूँ, केवल इकलौता मैं IPS अफसर हूँ। और हाँ, एक माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति जी। तो ये कौम के साथ हुआ। तो पूरी, तो मैंने एक किताब लिखा कि एक पॉलिटिकल बात होती है आज़ादी के बाद, कहीं दलित मुस्लिम, कहीं दलित मुस्लिम ब्राह्मण, कांग्रेस ने राज किया शुरू से, कहीं करते हैं मुस्लिम और यादव, और बंगाल में तो नाम नहीं लूँगा, वहाँ कहना ही क्या। तो ये जो हालात जो हुए, और ये जो है कि किस तरह से शासन हम कर लें, और दलितों को गुमराह किया जाता रहा। कम पढ़ा लिखा कौन था, और ये सपना दिखाया जाता रहा कि दलित मुस्लिम बैकवर्ड मिल जाएं तो इस देश पर राज करेंगे। ब्राह्मणों ने तो बड़ा अत्याचार किया है, ठाकुरों ने बड़ा अत्याचार किया, वैश्यों ने बड़ा अत्याचार किया है। ये हमारे वामपंथी शासकों ने, खासकर राइटर्स ने, विद्वानों ने, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, और स्पेशली JNU के लोग आज भी वही कहते हैं। उसी के एक पोषक थे जो किताब में लिखा है, आप लोग भी शायद नहीं जानते होंगे, जोगेंद्र नाथ मंडल। मैं जानना चाहूँगा, अगर कोई जानते हो जोगेंद्र नाथ मंडल तो हाथ उठाना चाहेंगे। चलिए, आप जानते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल ये दलित थे, बंगाल के दलितों को बोलते हैं नमो शूद्रा। ये जब सन 36 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद चुनाव हुए तो ये विधायक बने। फिर सन 44 में बाबा साहब के साथ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया। उसके बाद सन 46-47 में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे सोहराब वर्दी गवर्नमेंट में। उसके बाद सन 46 में चुनाव हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 296 सीटें, 296। बाबा साहब लड़े बॉम्बे से, बाबा साहब को कांग्रेस के लोगों ने हरा दिया। और ये कहा कांग्रेस के नेताओं में, जब मैं सेंट्रल हॉल में बैठता हूँ, राज्यसभा लोकसभा के बीच में सेंट्रल हॉल है जहाँ बाबा साहब बैठते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती थी, तो कहा कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दरवाजे नहीं, खिड़कियाँ भी बंद कर दिया। मंडल जी गरीब घर में पैदा हुए थे, ढाका और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, प्रख्यात वकील थे। तो इन्होंने कहा अगर बाबा साहब नहीं गए तो हमारे दलितों का इंटरेस्ट कौन देखेगा।
मुस्लिम का जिन्ना देख रहे हैं, कांग्रेस देख रही है अन्य हिंदुओं का, दलितों का कौन देखेगा। तो उन्होंने बाबा साहब को बुलाया और खुलना जैसोर सीट से बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुना करके इनको भेजा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, वहाँ हिंदू बाहुल्य था, तो कांग्रेस ने दे दिया पाकिस्तान को और बाबा साहब ज़बरदस्ती पाकिस्तानी बना लिए गए। फिर उन्होंने संपर्क किया क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, एंड ड्यू टू हिज प्रेशर ऑन सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस एक एम.आर. जायकर की सीट बॉम्बे से खाली कराई गई, जिनकी पत्नी 54-55 में देश की हेल्थ मिनिस्टर रहीं, और वहाँ से तब बाबा साहब को मजबूरी में दबाव में जिता कर लाया गया। नेहरू जी चाहते थे संविधान कोई जर्मन विद्वान बनाए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा जब हमारे पास इतना बड़ा विद्वान है तो क्यों नहीं बाबा साहब। फिर बाबा साहब बने चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और हमारे संविधान निर्माता। मैंने इसमें बाबा साहब के कोट्स लिखे हैं। उन्होंने कई चीज़ मंडल जी को कहा। उन्होंने कहा देखिए हम सब एक हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी मुस्लिम कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने उनको भी कन्वर्ट करने का प्रयास किया था बाबा साहब को। एमआईएम के सेकंड अध्यक्ष बहादुर यार जंग वॉज ए पैन इस्लामिस्ट। 1927 में एमआईएम बनी थी और ये था हैदराबाद स्टेट को एक इस्लामिक कंट्री बनाना, शरिया पर चले, लेकिन वहाँ 85% हिंदू थे। उसके लिए वो पर्पस था। एमआईएम का मतलब होता है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ मुस्लिम यूनिटी। पहले अध्यक्ष हुए महमूद नवाज किलेदार, मैंने जिक्र किया है एक विषय पे इस पर। दूसरे अध्यक्ष हुए 1938 में बहादुर यार जंग। बहादुर यार जंग ने बाबा साहब को ऑफर किया उस ज़माने में 10 करोड़, और ये कहा मुसलमान बन जाओ और हैदराबाद जो मुस्लिम स्टेट जो पद चाहो ले लो। बाबा साहब तो होशियार थे। बहुत लोगों ने भटकाया, क्रिश्चियन ने भटकाया, लेकिन उन्होंने कौन धर्म याद किया? बुद्धिज़्म, जो हमारे देश का धर्म था, क्योंकि बाबा साहब हर धर्म की। बहादुर यार जंग का निज़ाम का ये था अगर बाबा को कन्वर्ट कर लिया हमने तो एक झटके में तमाम दलित मुसलमान हो जाएंगे और इस देश को हम इस्लामिक कंट्री बना लेंगे, गजवाए हिंद। तो गजवाए हिंद जो आज टेररिस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ISIS कर रही है, आज भी कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये 1940s का है, उसके पहले का जो बाबा साहब को कन्वर्ट का प्रयास किया गया। सन 44 में तीसरा अध्यक्ष हुआ रिजवी, जिसका एक कम नाम लेते हैं, वैसी साहब। वो हुआ और वो बड़ा जालिम था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। तीसरा MIM का अध्यक्ष, उसने 52 ट्रेनिंग सेंटर खोले हैदराबाद और तेलंगाना। उसमें तेलंगाना था, मराठवाड़ा था, वहाँ उर्दू कंपलसरी किया गया था, तेलुगु नहीं पढ़ने दिया जाता था, मराठी नहीं पढ़ने दिया जाता था। हिंदू अपने मंदिर का रिपेयर तक नहीं कर सकता था, लेकिन 85% हिंदू थे। अब उनको इस्लामिक कंट्री बनाना था। उसके बाद उसने 52 ट्रेनिंग सेंटर खोले कि आज़ादी आएगी तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इसको अपने पास लेने का प्रयास करेगा। और रिजवी ने जब देश आज़ाद हुआ हैदराबाद, तो एक बरस बाद शामिल हुआ है 17 सितंबर 1948 को। जब ये हुआ तो उसके बाद मारकाट शुरू हुई। हमने कुछ इंसिडेंट लिखे रिजवी का कि मेरे हाथ में एक में तलवार होगी, एक में कुरान होगी, और सर काटते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। ये पत्थर पूजने वाले, ये गाय का मूत्र पीने वाले, बंदर की पूजा करने वाले असभ्य हिंदू हम पर राज करना चाहती है। रिजवी के बयानों का जिसका मैंने इसमें लिखा है। तो इस तरह का कत्लेआम शुरू हुआ। हमने कुछ कत्लेआम का जिक्र किया। अभी मैं हैदराबाद में एक्सटर्नल अफेयर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी और होम अफेयर दोनों का मेंबर हूँ। अभी हम 7 जनवरी को जा रहे हैं और पुलिस अकेडमी जाएंगे हैदराबाद, और वहाँ से अपने मित्रों से कहा है कि MIM पर कुछ और मटेरियल मैं चाहूँगा। निजामाबाद जेल में घुस करके हिंदू कैदियों को 362 मार डाला गया। गांव पर हमला कर करके बैरमपल्ली और वहाँ रेप दिन दहाड़े हाथ में MIM को लोगों ने, जिनको रजाकार कहा जाता था, मिलिशिया MIM की, और 92 हिंदुओं को चांदमारी करके मार डाला गया कि एक 303 राइफल की गोली से कितना मार सकते हो। 5 ब्राह्मणों को श्राद्ध करने जा रहे थे, उनको पेड़ में बांध करके इमली में जला दिया गया। उसके बाद फिर सरदार पटेल जी ने निर्णय लिया
और फिर आर्मी गई जनरल जयंतो चौधरी, मेजर जनरल, जो 62 के बाद आर्मी चीफ है हमारे। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, वो पुलिस एक्शन था, उसको कहा गया ऑपरेशन पोलो, और उसमें उत्तर प्रदेश की पीएसी गई थी, क्योंकि उस समय ना बीएसएफ थी ना सीआरपी थी। तो सरदार पटेल ने यूपी पीएसी चुना था। मुझे फ़ख्र है, मैं 3 बार कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ इस बटालियन को लेकर के। रुद्रपुर नैनीताल की बटालियन के लोग को आसाम में रहा मैं 84-85 में, और इसके अलावा मैं उसका चीफ भी रहा, पीएसी चीफ। तो ये गई और 3 दिन की लड़ाई में हम लोगों ने हैदराबाद को आज़ाद कराया। MIM बैन हो गई, रिजवी गिरफ्तार हो गया, नेहरू जी ने समझौता करके उसे पाकिस्तान भेज दिया 56 में, और जो बैंड थे MIM उसको जिंदा कर दिया। तो वहीद ओवैसी इनके दादा, वो जो है अध्यक्ष हुए, उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, AI, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 75 में इनके दादा भी 58 में गिरफ्तार हुए, 11 महीने जेल में रहे, क्योंकि वो फायरी स्पीच और हिंदूज के खिलाफ हेट्रेड जो थी। 75 में इनके दादा हुए सुल्तान ओवैसी, और आजकल ये हैं। तो मैंने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा, जैसे अभी हमारे राजभर जी को लिए घूम रहे थे, उसी तरह प्रकाश अंबेडकर जी जो ग्रैंडसन है बाबा साहब के, 2 अक्टूबर 2018 को औरंगाबाद में रैली किया। उन्होंने अपनी पार्टी का अपने साथ में चुनाव लड़े। ओवैसी साहब ने घोषित किया असदुद्दीन जी ने कि ये मेरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हैं। तो मैंने लिखा है, प्रकाश जी आप तो बाबा साहब के हो, ब्लड उनका है आपका, आपको याद नहीं है उन्होंने मंडल जी को क्या राय दिया था। लेकिन आप जो हैं, जो पार्टी का न्यू देशद्रोह है, तो चुनाव लड़े वो 0 हो गए हुई। अब मंडल जी तो आइए, देश जब आज़ाद होने को हुआ तो मंडल जी जो जेएनयू के सोकाल बुद्धिजीवी जो बोलते हैं, मंडल जी ने कहा बाबा साहब से 90% मुस्लिम ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। उन्होंने कहा मंडल जी वहाँ ठीक नहीं रहेगा। मंडल जी ने कहा नहीं साहब, हमारे दलित वहाँ मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में ज़्यादा खुशहाल रहेंगे, क्योंकि हमारी आर्थिक शैक्षिक जो कंडीशन है सामाजिक, वो वही है जो मुस्लिम्स की है। वो भी मछली पकड़ते हैं, हम भी मछली पकड़ते हैं, वो भी खेती करते हैं, वो भी मजदूर हैं, और उन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान। मंडल जी जब सन 46 में गवर्नमेंट बनी इंटरिम, नेहरू जी तब भी प्रधानमंत्री थे, तो मंडल जी अविभाजित भारत के लॉ मिनिस्टर रहे। वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड लेबर। बाबा साहब एक दलित भारत के लॉ मिनिस्टर, दूसरा दलित नमो शूद्र वो पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर। लेकिन असली जो रंगत थी इस्लामिक कंट्री को शुरू हो गई, कत्लेआम शुरू हुई है। इसमें मंडल जी का अंग्रेजी वाला जो इस्तीफ़ा है उसको डाल दिया, मैंने रूपांतर करके हिंदी भी किया। कत्लेआम शुरू हुए, हिंदुओं के लड़कियों को किस तरह आर्मी उठा लिया थी रातों रात। कत्लेआम हुए सन 46-47 से 50 तक 50,000 मारे गए, उसमें मोस्टली दलित थे, क्योंकि बाकी लोग तो उसको देखते हुए भाग आए थे। मंडल जी दौड़ते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। फिर 8 अक्टूबर सन 50 को भाग आए, इस्तीफ़ा दे दिया। मार्मिक इस्तीफ़ा है उनका, सुनिएगा तो आँखों में आंसू आ जाएगा। और वो आदमी जो बाबा साहब का उत्तराधिकारी बनता, वो गुमनामी में 5 अक्टूबर 1968 को कलकत्ता के एक टिन शेड वाले मकान के अंदर मर गया। वो माननीय मंडल जी विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने इसमें लिखा, एक लास्ट में जो भूमिका लिखा है, लम्हों ने सजा की थी सदियों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब जब मंडल जी भाग आए तो दलितों में भगदड़ मची, नमो शूद्रों में वो भागे, उनको बंगाल में बसाया गया, आसाम में बसाया गया, बिहार बॉर्डर पर, आपके उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में है। मैं एसपी रहा हूँ। जो नागरिक संशोधन अधिनियम कायम हुआ, मैं गया था। 95,000 दलित बंगाली हैं, मैं एसपी रहा हूँ। खीरी में बसाए गए, बहेड़ी बरेली में बसाए गए, और रुद्रपुर नैनीताल में बसाए गए। तो जब इनको ये हुआ, ये भागे, बाकी कुछ देखे धर्मांतरित हो गए मजबूरी में, बाकी 71 वार में मार दिए गए। जो 30% आबादी पार्टीशन के समय थी, आज बांग्लादेश में 5% है, और पाकिस्तान में 24% थी, जो आज 2% के नीचे है। तो ये जो उन्होंने सपना देखा, जो आज हम कहते हैं भीम मीम की राजनीति,
हम तो भारतीय हैं, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक माँ भारत माता के औलाद हैं। लेकिन ये जो भीम मीम की राजनीति कितनी खतरनाक हुई, फिर इसको मैंने 2018 में एक आर्टिकल लिखा 5 अक्टूबर 2018 को, और हिंदुस्तान में छपा, क्योंकि इसको कोई नहीं जानता था। और उस आर्टिकल को मैंने हूबहू इस किताब में लिखा है, पाकिस्तान जाकर भ्रम टूट गया। फिर मैंने बोलना शुरू किया। मुझे फ़ख्र इस बात का है, मैंने मंडल जी को रिवाइव किया, और ये करके हमने, और सबसे बड़ा तमाम दलितों को जो गुमराह किया जाता, आज मैं एक था, मैंने कहा इस किताब को पढ़ लेना, क्योंकि जिस तरह से गुमराह किया गया, तमाम पार्टियां जो दलितों की मसीहा कहने वाली पार्टी, उन्होंने गुमराह किया। तो ये किताब में मैंने इस सब चीज़ का वर्णन किया है। और ये किताब हमारी, अभी मुझे आशीर्वाद मिला माननीय प्रधानमंत्री जी का, शुक्रवार को मैंने टाइम मांगा तो उन्हें टाइम दिया, और उस पर लिखा, अब पहले पेज पर जो नेक्स्ट एडिशन आएगा, उन्होंने लिखा वंदे मातरम नरेंद्र मोदी 10/12/2021। और मेरे पास फ़ोटो, मैं तो प्रधानमंत्री के सामने, मैं किताब दूर से पकड़ा, उनका नहीं, मेरे पास आओ, और कुर्सी पर बैठे वो, और मैं बगल में, बोले हमारे पास खड़े हो, और लिख रहे। तो दूसरी किताब जो मैं ऑटोग्राफ के लिए ले गया था, उसको उन्होंने खुद अपने हाथ से खड़ा किया, तो मैंने पकड़ा, और वो आशीर्वाद मुझे प्रधानमंत्री जी का। और मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से कि मैं अभी जो मंगल को हमारी संसदीय दल की बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें प्रधानमंत्री जी आते हैं, उस पर वो बोलेंगे, और मैं जितने सांसद हैं सबको एक एक प्रति इसको मैं सबको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं, क्योंकि लंच आपका इंतज़ार कर रहा है, मैं तो बोलता रहूँगा, तो दिन भर बोलता रहूँगा, लेकिन ये जो है ये हाँ डिनर होगा। तो ये जो मैं चाहूँगा आप लोगों से, यहाँ प्रबुद्ध जन हैं, हमारे तमाम मित्र, एक हमारे डॉक्टर मित्र हैं लखनऊ के, उन्होंने 1800 किताब खरीद करके लोगों में बांटा। तमाम मित्र हैं 200, 400, 500, क्योंकि इस तथ्य पर आपको किताब नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की लाइब्रेरी ने तुरंत 200 किताब ऑर्डर कर दिया, और हमारा ये है कि माननीय जोगी जी ने इसका प्राकथन लिखा है। अब माननीय जोगी जी का प्राकथन हो गया, और पहले पेज माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, वो दोनों अगले, उसमें मेरे फ़ोटो के साथ, मोदी जी के फ़ोटो के साथ, वो अगले एडिशन में आएगा। तो मेरा अनुरोध है कि जितने प्रबुद्ध जन हैं, जिनको लेफ्टिस्ट साहित्यकारों ने हमारे इतिहास को बदल दिया, आप दिल्ली में जाएंगे, औरंगजेब रोड बड़े मुश्किल से हम लोगों ने, एक राष्ट्रवादी हमारे राष्ट्रपति रहे, उनके नाम पर कर पाए, लेकिन आज भी शाहजहाँ रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, सराय काले खां, ये क्या है? आतताई जो आए, और वो आतताई जो हमें नेस्त नाबूद किया, अत्याचार किया, उनके नाम पर सड़कें। और आज भी अगर हम बदलने का नाम ले लेंगे तो तमाम लोग खड़े हो जाएंगे, क्यों बदल रहे हो? गुलामी के प्रति अंग्रेजों तो बदल लिया आपने, व्हाई नॉट दिस? जो तुष्टीकरण की राजनीति जो चलती रही इस देश में, उसी का परिणाम है। तो आपके बीच में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने कहा प्रबुद्ध जनों से, और मेरठ को जिला मैं आज भी कहता हूँ, कुर्सी से हट जाते हैं तो तमाम जिलों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन मेरठ ऐसा है, इनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। और आज भी होली, दिवाली, कई ऐसे मौके हैं, तमाम लोग मुझे नहीं भूलते, आज भी मेरठ के लोग। और मेरठ का लगाव तो मेरे लाइफ का, मेरे करियर का बड़ा एक मौका रहा है, बड़ा चैलेंज का मामला रहा है। और मैंने यहाँ जब उसमें बाबरी मस्जिद की घटना हुई तो मैं ही एसएसपी था, हर जगह दंगे हुए, मेरठ में नहीं होने दिया था। और मैंने उसका एक एग्जाम्पल किया था, मैंने जो महाराज जी को दिया, जो सुप्रीम कोर्ट पर लागू हुआ जजमेंट पर, जब इलाहाबाद का हाई कोर्ट आया, खैर जजमेंट तब तो मैं ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। और वो हमारा एक टॉपिक है, मेरी किताब में आएगा, कानून व्यवस्था में जन सहयोग। और मेरठ के संबंध में दो किताबें, पुस्तकें और आई हैं। एक तो मैंने टाइटल ही है पुलिस की बारात, जब मैरिज पार्टी बनाकर तेजपाल गुर्जर को मारा था मैंने, बारात लेकर, उसी में हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गैलेंट्री दी थी, मेरी पहली गैलेंट्री। और दूसरी गैलेंट्री मैंने पिलोखड़ी पर फायर किया था यहाँ 8 अक्टूबर 1992, जब मेरे एडीएम, एसपी सिटी मजिस्ट्रेट जांगपांगी, सीओ सिटी, डीसी मिश्रा, ये सब घिर गए थे। और मैं 9 अफसरों की एक चिल्ला रहे थे मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं 9 अपने जवानों को लेकर घुसा था।
और हमने सोचा मिनिमम कैजुअलिटी हो। मैंने कहा कोई गोली नहीं चलाएगा, मैं चलाऊँगा। उसमें 2 को हमने, जो मैंने देखा राइफल चला रहे हैं, उनको मार दिया था। 15-20 को मैंने टांग के नीचे मारी, क्योंकि हमारा जो पुलिस में सिखाया जाता है कि मिनिमम फोर्स में हम मैक्सिमम कर लें, और फिर उस ऐसी फायरिंग। आपके यहाँ मैंने वो लगाया था, हर थानों में लाउड स्पीकर थे, और मैं पब्लिक से शाम को बात करता था, और उसका मुझे इतना फ़ायदा, वो फार्मूला हमारा 2010 में जब, और अभी जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया तो 1 महीना पहले मैंने महाराज जी को नोट दिया कि जन सहयोग लिया जाए, सबको, हिंदू मुसलमान सबको जोड़ा जाए, तभी अस्थाई शांति। हमने फार्मूला और किया था कि जो जहाँ माइनॉरिटी में है उसकी रक्षा उस मोहल्ले का मेजॉरिटी वाला करेगा। आप हमसे अंडरटेकिंग लेते थे और कहते थे देखिए आपका जो यहाँ माइनॉरिटी में है, संभल में हिंदू माइनॉरिटी में है, मुसलमान माइनॉरिटी में कई जगह है, तो मैं एक जो जिनका प्रभाव होता था, मैं एक दस्तखत करा करके कि आपका काम है, कुछ हो गया तो आपको हम नाप लेंगे, सहयोग भी थोड़ा थ्रेट भी, और कहीं पत्ता नहीं खटका जब मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। और उसके बाद अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, अब राम मंदिर अयोध्या बन रहा है, आप जान रहे हैं, तो मेरठ का फिर उसे, मेरठ को बचाने में, अपने अफसरों की जान बचाने में, अपनी जान को ख़तरे में डाल करके, मुझे याद है मेरे एसपी सिटी ने कहा है कि सर शहर में बड़ी खबर बढ़ रही है कि ब्रजलाल को मार दिया गया, और अभी ये नहीं हुआ तो अभी रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो मैं जो पब्लिक से बात करता था, पब्लिक मेरी आवाज़ पहचानती थी, मैंने तुरंत एड्रेस सिस्टम खुलवाया, वायरलेस से कनेक्टेड था, और तुरंत हमारे 28 पॉइंट पर लाउड स्पीकर ऑन हुए। मैंने कहा आपका मेरठ वासी हूँ, आपका एसएसपी बोल रहा हूँ, आपने बहुत सहयोग किया अपने शहर को बचाने के लिए, और ये करके अब 1 मिनट में जो अफवाह से होता है वो ख़त्म हो गया। फिर मेरठ को बचाने में, अपने अफसरों की जान बचाने में राष्ट्रपति ने मुझे दूसरी गारंटी दी, बार टू प्रेसिडेंट पुलिस मेडल व गारंटी। तो इसलिए मेरठ को मैं कभी नहीं भूलता। मेरठ की उपलब्धि जो है मेरे लिए, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने बड़े धैर्य से मेरी बात सुनी, और आपके बीच में मैं आता रहूँगा, और प्रबुद्धजनों के बीच में आकर के कोई बात होती है तो वो बात काफ़ी नीचे तक फैलती है, और जो असली बात है, राष्ट्रवाद की बात है, उसकी बात वो नीचे तक आती है। मैं कहीं ये नहीं कहूँगा आप किस पार्टी को वोट दीजिए, किसको नहीं दीजिए, लेकिन आपको मैं ये चीज़ कहूँगा जो क्या चीज़ होते रही, जो हमारे इतिहास को बदला गया, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया, और स्पेशली दलितों को। तो मैंने ये पुस्तक, मैं चाहूँगा प्रवेद प्रबुद्धजन इसको पढ़े, और हम लोग जो सक्षम हों उसको लेकर के, पीछे उनका प्रकाशक का है मोबाइल नंबर है, इसको बांटे, जिससे लोग जो हमारे असलियत है, हमारे साथ जो हुआ, वो लोगों को जन जन तक पहुँच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ, और मैं डॉक्टर साहब को आश्वास करता हूँ, मैं बुद्धिस्ट सर्किट के लिए लगा हूँ, और काला नमक चावल जो भगवान बुद्ध का प्रसाद था वो तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचा दिया, और जल्दी ही इनकी जन्म स्थली को, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उस जन्म स्थली को हम उस अंजाम तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हर जगह विकसित हो गया, जन्मस्थली अभी विकसित नहीं हो पाई है। इन्हीं शब्दों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय माननीय ब्रजलाल जी। देखिए, इन्होंने तो असल में प्रॉब्लम क्या हो गई कि भाई साहब ने थोड़ी प्यास जगा दी। अब दिल तो ये चाहता है कि सुनते रहो, जितना आप सुनेंगे आपको लगेगा कि नहीं अभी तो और रह गया, कोई सीमा नहीं है। लेकिन अभी भाई साहब ने खुद ही कहा कि आप लोग बहुत देर से हमारे बीच में बैठे हैं, और भोजन का भी समय हो चुका है। ये हम लोगों ने आपको निमंत्रण जो भेजा था वो लंच का भेजा था, डिनर का नहीं भेजा था। तो अब मैं एक अंतिम जो हमारे जो कार्यक्रम होगा, वैसे तो हमारी इच्छा थी कि आज सामाजिक सरोकार और सियासत का सब पूरा इसके ऊपर एक संवाद हो और इंटरेक्टिव संवाद हो, लेकिन वो अब मैं भाई साहब से ये निवेदन करता हूं कि उसके लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा और इतनी गैदरिंग नहीं होगी। मैं पूरे मांगल्य जो हमारा पूरा भर के उसमें होगा और वो पूरा संवाद होगा, उसके लिए आपको स्पेशली ये पूरा दिन हमारे को देना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे
आरती